हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। सबसे पहले मुझे आपको सॉरी बोलना है कि वीडियो थोड़े डिले आ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली मैं अभी इतना काम में बिजी हो चुका हूँ। साथ में मेरे ड्राइविंग के लेक्चर्स होते हैं, ताइक्वांडो होता है और साथ ही में घर के काम वगैरह भी काफ़ी चलते हैं, तो मैं अभी व्लॉग कंटिन्यूसली शूट नहीं कर पा रहा हूँ। बट यस, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपके लिए जितना पॉसिबल हो सके जापान के व्लॉग्स ट्राई करूँगा अपलोड करने के लिए, क्योंकि व्लॉग थोड़े डिले हो रहे आने के लिए। इसलिए मेरे पास में अभी इतने सारे अपडेट्स हो गए ना आपको देने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग में आपको जितना पॉसिबल होगा मैं अपडेट देता हूँ मेरे लाइफ के बारे में। तो सबसे पहला मेरा लाइफ अपडेट ये है कि मेरा जॉब अभी चेंज हो चुका है। ये मुझे न्यूज़ आपको काफ़ी दिनों से देनी थी बट मैं दे नहीं पा रहा था। बट आज के व्लॉग में आई एम गिविंग यू द न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट माई लाइफ कि मेरा जॉब अभी चेंज हुआ है। तो मैं जब 2016 में जापान में आया था तब मैं काम कर रहा था एज अ रिसर्च इंजीनियर। तो आई यूजुअली वर्क ऑन द GPU और जो भी क्लाउड रिसर्च होता है उसमें मैं काम करता था। देन मैं 1 साल स्पेन में भी था जहाँ पर मैं सर्विस ट्रांजिशन मैनेजर के तौर पे था। फिर वापस जब मैं जापान में आया तब मैं क्लाउड इंजीनियर था और अब मैं काम कर रहा हूँ सिक्योरिटी पे। तो जो क्लाउड सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ और अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है सिक्योरिटी में। तो जापान में तो सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पे बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरा जॉब अभी चेंज हुआ। ये अपडेट मुझे आपको बहुत दिनों से देनी थी। तो मुझे ऑलमोस्ट अब 10 साल होने वाले हैं जापान में और मेरा काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस अभी हो चुका है यहाँ पे कॉर्पोरेट में। तो आई नो आप में से काफ़ी लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं जापान में जॉब से रिलेटेड। मुझे इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारे आपके DMs आते हैं, जापान में जॉब कैसे ढूंढना है, इंटरव्यू, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज अभी हो रहे हैं तो इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है, CV कैसे बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है। मुझे बहुत सारे DMs आते हैं और मैं ट्राई करता हूँ जितना मुझसे पॉसिबल होता है और टाइम मिलता है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। बट सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है मेरे पास में। तो अगर आप सीरियसली गाइडेंस चाहते हो, और हाँ ऊपर से मैं लाइव भी जाता हूँ यूट्यूब पर, वहाँ पर भी मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको आंसर करता हूँ। डिस्कॉर्ड पे भी हमारा एक कम्युनिटी बना हुआ है जहाँ पर मैं फ्री जापानीज रिसोर्सेज और फ्री जितना भी मेरा नॉलेज है मैं वहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। और बाय द वे हमारे 1000 फैमिली मेंबर हो चुके हैं डिस्कॉर्ड पे। तो अगर आप डिस्कॉर्ड पे अभी नहीं हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिएगा। यानी सारे रिसोर्सेज देखने के बाद में, फ्री रिसोर्सेज देखने के बाद में स्टिल आपको लग रहा है कि आपको गाइडेंस चाहिए, मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरा 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जिसमें मैं आपको वीडियो कॉल पे आपसे बात करूंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको ट्राई करूंगा आंसर करने के लिए। तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर सकते हो। और हाँ, आने वाले 12 तारीख को संडे को मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसमें जो लोग जापान में पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए और जापान का ओवरऑल नॉलेज, स्टडी और जॉब से रिलेटेड वो ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही में मैं MEXT के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इस वेबिनार में हम एक गेस्ट इनवाइट करने वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी MEXT क्रैक किया है और अभी वो जापान में MEXT के थ्रू यहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका इंसाइट हम लेंगे, उनके थ्रू हम जानेंगे कि जापान में अगर आपको MEXT क्लियर करना है तो क्या क्या, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो और क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं और स्टूडेंट लाइफ यहाँ पर कैसे होती है वो हम उन गेस्ट से जानेंगे। तो अगर आप ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन सारी दी है और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो जल्दी से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। और दोस्तों, दूसरा अपडेट मुझे देना है मेरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं ताइक्वांडो कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट चार महीने हो चुके हैं मुझे और मैं येलो बेल्ट की तैयारी कर रहा था। और मैंने आपको शायद लास्ट व्लॉग में बताया था कि आने वाले कुछ टाइम में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम हो गया था और उनका जो रिजल्ट है वो भी कल आ चुका है और मुझे बताने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा येलो बेल्ट हो चुका है। तो ये है हमारा सर्टिफिकेट। इस पे आप, वैसे तो हिरागाना में लिखा हुआ है, हिरागाना और कांजी में लिखा हुआ है, शायद आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे इसको। मेरा नाम भी लिखा है वैसे ये साइड में यहाँ पर। तो ये सर्टिफिकेट है मेरे येलो बेल्ट का। एंड वन मोर थिंग, जो बेल्ट मिलता है, तो मेरे पास में अभी येलो बेल्ट था जो कि मैं डेली यूज़ करता हूँ, वो अभी चेंज हुआ है येलो बेल्ट में, सॉरी वाइट बेल्ट में यूज़ करता हूँ, अभी चेंज हुआ है येलो बेल्ट में। बाय द वे इट्स नॉट अ कम्प्लीटली येलो, दिस इज़ अ येलो स्ट्रैप। तो ये जो आप साइड में फ़ोटो देख रहे हो ना, ये पूरा रैंकिंग होता है बेल्ट सिस्टम का। तो डायरेक्ट येलो बेल्ट के पहले एक वाइट बेल्ट पे स्ट्रैप होता है येलो का। तो दिस इज़ माय अभी करंट लेवल। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद में, साल में 4 बार एग्जाम होती है इसकी, तो अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद में फिर से मेरा एक एग्जाम होने वाला है जिसमें आई विल, मेरा जो एग्जाम होगा वो होगा कम्प्लीटली येलो बेल्ट। तो अभी ये वाइट है ना, ये पूरा येलो बेल्ट का होगा। अब उसमें मुझे और नए स्किल्स,
नए किकिंग, नए पंच और नए काता वगैरह जो है वो सब सीखना पड़ेगा। बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक स्टेप ऊपर गया हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन स्टेप बाय स्टेप। मुझे ऐसे होता है ना कि मैं दे सकता था अगले लेवल का भी, बट उतना मेरा प्रैक्टिस भी नहीं था। बट जितना मैंने तैयारी की थी ये 3 महीने में, उस हिसाब से मैं बहुत अभी खुश हूँ। अभी मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स का गोल रखना है येलो बेल्ट का। तो थैंक यू सो मच। आप में से काफ़ी लोग भी ताइक्वांडो भी शायद करते हैं, मुझे कमेंट्स वगैरह आते हुए पढ़ता हूँ कभी कभी, इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट वगैरह करते। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अभी ग्रीन सिग्नल हो गया था, वैसे जा सकते थे, बट एम्बुलेंस गई है यहाँ से। तो जापान में ऐसा रूल है कि जब भी एम्बुलेंस जाती है सिग्नल पे, तो कार रहो पैदल रहो, आपको रुक जाना है। आप जहाँ पर भी हो आपको वहीं रुकना है जब तक वो एम्बुलेंस वहाँ से निकल नहीं जाती। और जो गाड़ियाँ रास्ते में होती है वो साइड में हो जाती है तुरंत। हमको ड्राइविंग क्लास में एक पूरा चैप्टर है कि जब भी एम्बुलेंस जाती है किस किस सिनेरियो में आपको कहाँ कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, वो पूरा एक चैप्टर में हमको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तभी मुझे सारे रूल याद हो गए। तो अभी छूट गया है सिग्नल, अभी हम वॉक कर सकते हैं। ये शाम के ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे हैं और मेरा अभी ड्राइविंग लेसन है। तो अभी 2 लेक्चर होने वाले हैं हमारे ड्राइविंग क्लास के। भी बाहर मुझे गाड़ी चलाना है। ऑलमोस्ट कितने 6 लेक्चर बचे हुए हमारे ड्राइविंग क्लास के। और वो होने के बाद में मेरा 2 वीक के बाद में जो सेकंड फेज़ का फाइनल एग्ज़ाम है वो होने वाला है। वो हम जब क्लियर हो जाएंगे तो हमारा जो फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमको मिल जाएगा और फिर हम जापान के सड़कों पे गाड़ी चला पाएंगे। तो क्योंकि मेरा अभी नया काम है तो ज़्यादा काम इतना नहीं है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं है। अगले माह से ज़्यादा मेरा प्रोजेक्ट का काम बढ़ने वाला है। तो अभी मेरा अराउंड 5:30-6 के दरमियान ऑफिस का काम ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करना पड़ता। जापान में ऐसा कल्चर नहीं बोल सकते आप, बट अगर आपको काम है तो ज़्यादातर जापानीज़ लोग ओवर टाइम ज़्यादा करते हैं, जिसको सांगे बोलते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी। अगर आपका काम है तो करो, नहीं है तो आप आपका काम ख़त्म कर दो और आपका जो प्राइवेट लाइफ है वो आप जी सकते हो। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है और ये क्वेश्चन होता है, मुझे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जापान में वर्कोहोलिक कल्चर है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोस आते रहते हैं कि जब लोग स्टेशन पे सो जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, ट्रेन के अंदर ही सो जाते हैं। तो होता है ऐसा, बट ऐसा यहाँ पे हर कंपनी में हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जब जापानीज़ लोग कि इनको परफेक्शन बहुत पसंद होता है और वर्कोहोलिक होते हैं, बचपन से आदत होती है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की फैमिली नहीं होती है, ये अकेले सिंगल रहते हैं, तो काम करना इनको अच्छा लगता है। तो ये प्रीफर करते हैं कि भाई जितना हो सके ऑफिस का काम करो। ऑफिस का काम ख़त्म हो गया, ऑफिस के बाहर ही कहीं स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सो जाओ। और यहाँ पे कैफ़ेज़ भी होते हैं काफ़ी सारे, वहाँ पर जाके सो जाओ, सुबह वहीं से निकल जाओ ऑफिस के काम के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जापान में ऐसा है और आप आओगे और आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आपको ये डाउट होगा और इस वजह से अगर आपको डर लग रहा होगा जापान में आने के लिए, तो ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है मेरा जो ड्राइविंग क्लास होता है वो मुझे गाड़ी पिक करने के लिए आती है। बस है हमारी शटल बस, और वो देखो टाइम से पहले ही आ चुकी है पिक करने के लिए। और मोस्टली मैं अकेला ही होता हूँ इस बस के अंदर। बड़ी क्यूट सी बस है क्या। यहाँ से हमको भी 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये टाइम पे ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो बैठते हैं हमारे गाड़ी में, और ऑटोमेटिक लगते हैं दरवाजे इसका। konnichiwa。はい、1302です。1302の方ね。はい。を受ける予定なんですか？予定は車です今日。運転です。お勉強の方じゃなくて運転の方ね。そう。はい、了解です。はい。来るのかな？予定してるのかな？お帰りは？帰り。はい。同じ場所で。時間ですか？うん。時間は8時半。8時半で。はい。どこへ帰ります？立川です。立川へ帰る？はい、同じ場所。はい。じゃあお待ちしてますんで。大丈夫、ありがとうございます。了解です。で今日は、はい、学科ね。はい。技のドライビングね。はい。はい、了解。ありがとうございます。こんにちはですか？インド人です。はい。インド人初めて会いましたか？いや、私会うの初めてかしら。いや、インドの方も見られますよ。インド。はい。ネパールの方、バングラデシュの方、
この辺の人たち、お見えになりますよ。なるほど。たまにポツラとね。なるほどね。先生はどこに住んでますか？私はこの隣の昭島っていうところです。近いですね。日本語をお話しする方が見えてますね、今までね。そう、日本語の勉強する人最近増えてますね。そのせいなのかしら。そう、日本語の勉強するないと日本で便利じゃない。ちょっと日本語がほぼダメで、それでも取りに来てるっていう方は中国の方かな。そう。中国の方は上手い方もいるんですけれども、もう全然、お話にならないような方も結構いらっしゃるね、中国の方は。ただあそこね、教習所のインストラクター、英語の先生いるからね。そう。これ便利ですね、英語の先生。私らができなくても英語話せますか？ダメです。2カ国語をそうやってお話できる人見ると羨ましくてしょうがないですよ。英語もお話するんですか？英語英語話します。やっぱしね。日本に行く前に2年ぐらいインドで日本語の勉強をしました。その後今仕事したしてる場所でもう1年ぐらい日本語の勉強。やはり日本語の勉強をした人と、そうじゃない自己流で日本語を少し覚えた人とじゃちょっとイントネーションが違うんだよね。そう。イントネーションがちょっと違う。違います。中国の人もそうです。フィリピンの人もそう違います。やっぱし自己流で覚えた人たちはちょっとイントネーションが少し違います。国に帰ることありますけど、1年に1回帰ります。帰れてる。そうですね。飛行機の切符は高いですね。そうでしょ。だから一生懸命働いても1年に1回帰るとお金かかっちゃうでしょ。そうですね。あとお休みも少ないですね。そうだね。1年に20日だけ。だから1年に1回だけ。あとインド遠いですね。日本から。遠いね。そう10時間ぐらいかかります。10時間ぐらいのフライト？そう、フライト。10時間もかかっちゃうんだ、フライト。あとインドからデリ知ってる？成田からデリ10時間ぐらい。あとデリから私のうちはだいたい8時間かかる。それは何？車エアライン？そう、もう一つ飛行機はもう一つのエアラインの方でね。そう、あと車と4時間車と時間かかります。かかるね。やっぱ大きな国だからね。だいたい1日かかります。日本みたいこんなちっちゃな国じゃないから。そうね。インドは大きい国ですね、インドは。帰るだけでも一苦労だ。そうですね。先生、インド行ったことがありますか？行きたいですか？もう行きたくてもなかなかもうね、行くチャンスも機会もなかったし。チャンスがあればどこに行きたいです。それはちょっと調べないとわかんないな。インド料理食べたことありますか？インド料理食べたことないね。ないですか？ないね。本当？カリー、ナンカリー食べたことがない。なんてあるじゃないですか。平たく焼いてあるの。そう。あれは本来どこの？インド。インドな。はい。हो गया दोस्तों, आज का क्लास ख़त्म और अभी बज रहे हैं 9 और इसके बाद हमको भी जिम भी जाना है। तो मैंने जिम के बैग साथ में लाई है वैसे, बट बहुत ज़ोरों से भूख लगी है।
तो ये स्टेशन के पास में ही यहाँ पर एक सुपर मार्केट है, तो 9 बजे के बाद में वहाँ पे लग जाता है डिस्काउंट। बेंतो जो होता है ना, जापनीज़ लंच बॉक्स, ज़्यादातर जापनीज़ लोग यहाँ पे घर पे खाना नहीं बनाते, वो खाते हैं लंच बॉक्स। तो इसी बिल्डिंग में वो सुपर मार्केट है, बहुत बड़ा है। वैसे तो वो बहुत एक्सपेंसिव सुपर मार्केट है, यहाँ पर मैं ज़्यादातर शॉपिंग करता हूँ नहीं, खाने पीने का तो मैं घर के पास के स्टोर से लेता हूँ। बट अभी जाते हैं इसके अंदर और देखते कुछ अगर बेंतो वगैरह मिलता है हमको खाने लायक तो लेते हैं यहाँ से। वैसे तो ये 11 बजे बंद होता है, बट शाम के टाइम पे यहाँ पर लग जाते हैं डिस्काउंट। देख लो अभी यहाँ पे सब फ्रूट्स वगैरह है। 300 इनका एक एप्पल है दोस्तों, एक एप्पल इतने महंगे 300। देखो ये 280 टैक्स में लगे 300 ही होगा, बहुत महंगे एप्पल है। इधर अंगूर देख लो, अंगूर भी 1700 इन्हें 1000 रुपये का, 1000 रुपये का इतने अंगूर पाव भर होंगे मेरे हिसाब से ये बहुत महंगे भाई साहब। यहाँ पर ये सारे फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह भी देखोगे ना आप, बहुत ज़्यादा महंगा है। ये देखो टमाटर, टोमाटो 200 येन का एक टमाटर, ये एक टमाटर 200 येन बोले तो समझ लो 120 रुपये का एक टमाटर है दोस्तों ये भाई साहब। चलो हमको सब्जी वगैरह तो कुछ लेना है नहीं, हमको बेंतो देखना है वो आगे के साइड में। बाय द वे इस सुपर मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कॉस्मेटिक्स से लेके खाने पीने का सामान, वो साइड में भी काफ़ी कुछ है। हम जाते हैं सीधा, ये सारे लंच बॉक्स है, इसमें आपको राइस और अलग अलग टाइप के जापानीज स्टाइल। और ये टाइम पे सब पे डिस्काउंट लगा हुआ है, बट अब मेरे लायक मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ये कुछ चावल राइस, येलो राइस जैसा कुछ है, सब ज़्यादातर में मीट ही है, क्या खाओ समझ में नहीं आ रहा अभी। ये मुझे एक राइस दिखा है, ये बहुत स्पेशल राइस है जापान के, रेड राइस बोलते हैं इसको, बीन्स वगैरह डालते हैं इसके अंदर। इस पर भी लगा हुआ है 30% डिस्काउंट। बहुत दिन हो गए मैंने खाया नहीं है, चलो इसको ले लेते हैं। तो दोस्तों खाना छाना तो हमारा हो गया, बेंतो खाया मैंने और अभी बढ़िया अच्छा खासा खाना खाने के बाद में पीछे हमारा जिम है और पीछे आप देखोगे वहाँ पर वो टाला बोल के रामेन शॉप भी वहाँ पे लंबी चौड़ी भी लाइन लगी है लोगों की खाने के लिए। तो अभी हम जाएंगे वर्कआउट करने के लिए, बट जाने से पहले 2-3 बातें मुझे आपसे करना है। तो जैसे कि अभी जाते समय आपने देखा होगा उस बस के अंदर जो हमारा शटल बस है, टीचर थे हमारे साथ में, जो टीचर नहीं थे एग्जैक्टली, वो ड्राइवर थे, वो गाड़ी चलाते हैं, बट उनसे भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। हाय हेलो लाइक अच्छी बातें कर रहे थे वो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो फॉरेनर होते हैं वो इतना जापानीज़ बात नहीं करते, वैसा उनका बोलना था तो वो ज़्यादा बात नहीं करते, बट मैं उनसे बात कर पाया तो वो खुल के बात कर रहे थे। और गाड़ी में मैं अकेला था तो वो अच्छे से बात कर रहे थे, इंडिया के बारे में पूछ रहे थे, मेरा जापान में एक्सपीरियंस कैसा है वो पूछ रहे थे और उनके किस्से बता रहे थे। एक्चुअली वो थोड़े ओल्ड थे मेरे हिसाब से, 70 के आसपास वो शायद थे, 70 के नीचे थे एक्चुअली। तो वो भी थोड़ा घुल मिल के बात कर रहे थे, उनको मज़ा आ रहा था मुझसे बात करने में और इंडिया के बारे में और जानने के लिए। तो जापान के लोग बहुत फ्रैंक होते हैं। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जापानीज़ लोग आइसोलेटेड फील होते हैं, बात नहीं करते फॉरेनर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनसे बात करना स्टार्ट कर दो और जापानीज़ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो अगर आप इंग्लिश में उनसे बात करो तो वो फ्रैंक, जापानीज़ में उनसे बात करो तो वो फ्रैंक हो जाते हैं और घुल मिल के बात करते हैं। लास्ट व्लॉग में आपने ये भी देखा था, मैंने मासुको-सान को और गोकू-सान को बर्थडे पार्टी पे बुलाया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे इंडियन कल्चर एक्सपीरियंस करके। खाना वगैरह उन्होंने इंडियन खाना खाया, जो कि उन्होंने रियल वाला इंडियन खाना कभी खाया नहीं था। बहुत अच्छा लगा उनको इंडियन खाना खाने के बाद में, इंडियन कल्चर, और भी इंडियंस वहाँ पर थे तो उनसे बात करके कनेक्ट करके उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम और ऐसा हम इवेंट करेंगे घर पे, तो उनको ज़रूर बुलाएंगे। और मैं और भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, जापानीज़ दोस्त हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं हाउस पार्टी घर पे रखूँगा तो मैं उनको बुलाने की कोशिश करूँगा, ताकि उनसे बात करके आपका भी जापानीज़ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आई नो आप में से काफ़ी लोग अभी जापानीज़ सीख रहे हो और आप लिसनिंग का प्रैक्टिस आपका अच्छा खासा हो जाएगा। क्योंकि लोकल लोग जैसे बात करते हैं ना, तो वो सुन के आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जापान में कैसे बात होती है। बुकिश नॉलेज अलग होता है, बट रियल में अगर आप जापानीज़ लोगों को सुनोगे तो वो अलग होता है। तो दोस्तों अभी मैं मेरे दोस्त के साथ में हूँ, अराउंड आई थिंक 9 साल हो चुके जब मैं जापान में आया था फर्स्ट टाइम। मुझे मेरे जिम में मिला था और अभी काफ़ी दिनों बाद में मुझे आज मुलाकात हुई है इससे। तो आप लोगों के मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं किसी जापानीज़ पर्सन से मिलूँ और उसका जो पर्सपेक्टिव है इमिग्रेंट से रिलेटेड, या फिर जो भी फॉर एग्जांपल इंडिया से या फिर कोई और कंट्री से जापान में जॉब के लिए आ रहे हैं, तो जापानीज़ लोग एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। अब मैं क्या सोचता हूँ वो मेरा पर्सपेक्टिव है, हम इंडियन लोग क्या सोचते हैं हमारा खुद का पर्सपेक्टिव है। बट खुद जापानीज़ लोग
क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो मैं स्पेसिफिकली गोकी-सान को रिक्वेस्ट किया हूँ, तो मैं सिंपल में इनको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एंड देन देखते हैं कि गोकी-सान का क्या पर्सपेक्टिव है। या गोकी-सान konnichiwa。こんにちは。インド人の友達いますね。いますね。はい。そう、インド人は日本で今増えてます。働いてますね。増えてますね。そう、インド人とどう思いますか？僕はインド人については、まあ、例えば人柄のところで言ったら、まあ、すごく素晴らしいと思います。やっぱりこうアンキットさんもそうですけど、親切な方が多いし、あんまりこうなんていうのかな、頑張るところと頑張らないところをしっかりこう分けてるという感じ、そのスタンスがすごい素敵だなと思いますね。外国人も、インド人じゃなくて外国人も最近たくさん増えてますね。増えてますね。本当に。そう。あの人と何と思いますか？大丈夫ですか？日本人は外国人インドで日本で増えてますね。ゴクさんと日本人大丈夫ですか？大丈夫なんですけど、そのまあ大丈夫とは言いつつ、もちろんこれ以上増えてきたら日本全体のやっぱり文化だったりとかが壊れちゃうし、日本の良さっていうのはどんどん失われていっちゃうと思うんですよ。だからこそまあなんていうの、どれぐらい受け入れて、どれぐらいはもうこれから受け入れないとか、その線引きをしっかりするっていうのが僕は大事だと思います。なるほど。ゴクさんの仕事で外国人と会いましたか？仕事では会うこともありますね。ただやっぱりこう仕事に関しては、まあ、意思疎通がしっかりできる人だったらいいんですけど、できなかったらあんまりこう例えば僕のパーソナルトレーナーやってる仕事では、受け付けてませんとか、そういった対応はやっぱするようにしてますね。ゴクさんは大丈夫ですね、外国人。そうですね、大丈夫です。はい。もちろん友達に関しては全然もう彼らとやっぱフレンドリーだし、自分もそういったところでいい影響を受けることが多いので、もちろんその友達としてはもちろん OK です。なるほど。他の国で例えば、USA かオーストラリア、ヨーロッパで最近外国人が増えてます。増えてますね。そのため、国の人は、プロテスト今してます。たくさんプロテスト外国人のため、外国人いらないですのプロテスト最近増えてます。と日本でも同じようなプロテストが最近増えてます。例えばセイセイトパーティー、今外国人ダメ欲しいじゃない。そうですね。そんな感じのプロテスト最近増えてます。ゴクさんはどう思いますか？僕はそのことに関してはやっぱり移民の受け入れすぎは良くないなと思いますね。だからその線引きをしてるっていうところに関しては自分も同意見というか、それはそういう対応でいいかなと思いますね。やっぱりその完全に受け入れないっていうなるとまたこう日本のその経済が回らなかったりとかで、そういうところでいろいろ問題が出てくると思うんですけど、でも受け入れすぎたら逆にそれはそれで日本の文化が壊れていっちゃうし、日本のこう経済力っていうのがやっぱ上がらないと思うんで、やっぱりその線引きをするっていうことに関しては僕も賛成ですけど、受け入れすぎるのは良くないなっていう考えですね。はい。なるほど。ゴクさんは日本人ですけど外国人大丈夫ですね。もちろんです。はい。大丈夫です。Great. So ये थोड़ा शॉर्ट कन्वर्सेशन हमारा हुआ है इनके साथ में, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, बट मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम इनको मिलेंगे आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे इससे रिलेटेड आप कमेंट में मुझे पूछ लेना. नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गोकुसान को मिलूँगा आई विल ट्राई टू आस्क हिम, और भी मुझे अगर कुछ मौके मिलते हैं किसी और से मिलने के लिए then definitely I will try to take their perspective कि उनका थिंकिंग क्या है गायकों यानी जो फॉरेनर उनके लिए, और स्पेसिफिकली जो इंडियन लोग हैं उनके लिए. Thank you so much. いや、Thank you so much. ありがとう。すごい親切な方だからみんなフォローしてください。お願いします。見てください。तो आपने देखा ही होगा गोकू के साथ में जो हमारी बातें हुई थी, तो आपको थोड़ा बहुत तो पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा जापानीज लोगों का कि वो इंडियंस के बारे में और जो इमिग्रेंट्स हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं. तो ज़्यादातर यहाँ पे जापानीज जो लोग रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो फॉरेनर आते हैं उनसे उनको प्रॉब्लम किससे है? जो रूल तोड़ते हैं यहाँ पे. अभी अब बहुत सारे वीडियोज आप देखोगे इंटरनेट पे, जो टूरिस्ट लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं ना, तो उनको पता नहीं है जापान के रूल्स रेगुलेशन कैसे होते हैं. बहुत हरकतें करते हैं यहाँ पे. काफ़ी लोगों ने तो यहाँ पे जो श्राइन्स है उसको तोड़ दिया, या तोरी गेट होता है उस पर चढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं. यहाँ पर नारा में जाओगे तो वहाँ पे हिरन होते हैं, तो उनको लाते वगैरह मार देते हैं ये. तो ऐसे कुछ हरकतें यहाँ पे ऐसे करते हैं ना. तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड, ओनली फॉर जापानीज कस्टमर्स. ऐसा वो बोर्ड लगा के रखा है कि फॉरेनर लोगों के हरकतों की वजह से. तो वो ये कि बस आप आ रहे हो जापान में, आप अच्छे से रहो, शांति से रहो, और यहाँ के जापानीज लोगों को तकलीफ
तकलीफ मत दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हो गोकू से या फिर और कोई जापानीज दोस्तों से, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं नेक्स्ट टाइम जब इन लोगों को मिलूंगा तो मैं उनको उस टाइप के क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो और क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी नोट पे आज का व्लॉग खत्म करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा देना, और मिलता हूं मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।